अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, जो कि रहेगा नीट 2025-26 के लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और किसके लिए रहेगा ये? तो ये रहेगा आपका सीबीएसई बोर्ड जो क्लास 11th में है, या फिर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ड्रॉपर हो चाहे जो भी हो, जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आईआईटी का, सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देखा करो, और पढ़ाई करो तो यार नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ाई किया करो, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चंस बनने लगे, चाहे वो नीट का हो, जेई का हो, चाहे आईआईटी का हो, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट टॉपिक है हमारा, देख लेते हैं, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर अर्लियर अटेम्प्ट्स, तो पहले इसको समझ लेते हैं ताकि हम लोग पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं फर्स्ट जो अर्लियर अटेम्प्ट था हमारा, फर्स्ट आते हैं हमारे प्राउस्ट हाइपोथेसिस। प्राउस्ट हाइपोथेसिस में क्या था? ये सिंपल सा इन्होंने ये कह दिया था कि एग्रीगेशन होगा किसका? हाइड्रोजन या उसके आइसोटोप्स का। अब आइसोटोप्स क्या होता है, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होता है? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोजन के 3 ही एग्जिस्ट करते हैं। तो आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, ठीक है ना। यानी कि जैसे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 ही रहेगा, पर मास में डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। थोड़ा सा बस देख लो, हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं ड्यूट्रियम। क्या बोलते हैं? ड्यूट्रियम। इसको बोलते हैं ट्रीटियम। क्या बोलते हैं? ट्रीटियम। वैसे सब चीज हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल लिखना है तो लिख लो, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रीट्रियम। तो ये क्या होता है हमारा? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, वो यही है। तो यहाँ पे प्राउस्ट ने क्या कहा था कि भाई हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप से मिलकर के ही क्या होते हैं, बने होते हैं। लेट सपोज एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ दिख रहा होगा, हाइड्रोजन, ये ट्रीटियम का 2 टाइम्स हमने लिया है। तो इसको अगर हम देखें तो 3 दूना 6 और 1 7, तो इसको ऐड करके यहाँ पे 6 और 7, तो यानी एटॉमिक मास क्या हो गया हमारा? 7। और यहाँ पे 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, एटॉमिक नंबर देखो यहाँ पे ट्रीटियम का 1 और 2, तो 2 इकाई 2 और यहाँ पे 1, तो 3, तो यहाँ पे 3 हो गया इसका एटॉमिक नंबर। यानी कि हमने हाइड्रोजन और ट्रीटियम से क्या जनरेट कर दिया? लिथियम, ठीक है। बट ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर इस तरह से देखो ना, तो यहाँ पे सारे इंटीजर हैं, और इंटीजर का मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर ही आएगा। यानी कि फ्रैक्शन में कभी भी आप एटॉमिक मास नहीं ला सकते हो, जबकि एटॉमिक मास फ्रैक्शन हो सकता है। जैसे सबसे बेसिक एग्जांपल क्लोरीन, कभी पढ़े हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। 35.5 और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो ये देखो फ्रैक्शन में मास आ गया। ये एक एग्जांपल मैंने लिया, बस और भी एग्जांपल है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि प्राउस ने जो कहा था, तो वहां से क्या होता है, हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप से मिलकर के बने हो सारे एलिमेंट्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो यहाँ पे इनको हटा दिया गया। लिमिटेशन बड़ा सिंपल था कि फ्रैक्शन में एटॉमिक मास इनके अकॉर्डिंग कभी नहीं आ सकता है, इसीलिए हटा दिया गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फिर हमारे आए, ये क्या होता है, देखो एक इंसान ने कुछ डिस्कवर किया, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट, यानी कि उससे आगे डिस्कवर किया जाता है, ठीक है ना। जितना डिस्कवर हो गया उससे आगे, ठीक है ना। तो ये याद रखना। तो इसका और इंप्रूव किया लेवुजियर ने, लेवुजियर क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी इनको हम लोग बोलते हैं। ही अरेंज्ड द एलिमेंट इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अच्छी बात है, इन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया कि मेटल नॉन मेटल में सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पे मेटल्स इन्होंने क्या कहा कि जो जिसके पास टेंडेंसी हो, कैसा टेंडेंसी हो, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, यानी कि देने की, लूज करने की, इलेक्ट्रॉन देने की, ठीक है ना, डोनेट करने की क्या हो, टेंडेंसी हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट इज मेटल, ठीक है। मेटल का एग्जांपल आपका क्या क्या हो जाए? जैसे बहुत सारे एग्जांपल है यार, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, एंड बहुत सारे हैं आपके। इसी तरह से आपके बेरिलियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एंड सो ऑन, बहुत सारे ईटीसी। तो कहने का मतलब है कि ये सारे हम लोग चीजें पढ़ने वाले, बस अभी सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि बस मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को देता हो, और वो उसी को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। तो मेटल हमेशा क्या करना चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम को मान लेते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये हमेशा लूज करेगा, और लूज करके क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पर एक प्लस चार्ज आएगा, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन को शो हम ऐसे करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया। तो ये एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, छोटा सा, बस ज्यादा कुछ नहीं। नॉन मेटल क्या होता है? इसके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लेने की, गेन करने की, जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल Cl, तो Cl क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी लेता है, लेने के बाद क्या हो जाएगा? Cl माइनस में,
एक्चुअली में Cl जो है Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसको बैलेंस कर लो 1/2। तो बस यही है। तो कहने का मतलब क्या है, ये सब बैलेंसिंग वाले को छोड़ो, मैंने पूरी प्रॉपर तरीके से बनाया। बाकी आप इतना समझ लो कि जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को दे करके पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायन बनाता है, और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लेकर के एनायन बनाता है। बस कैटायन मतलब प्लस चार्ज, एनायन मतलब माइनस चार्ज। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तो इन्होंने यानी कि लेवोइयर क्लासिफिकेशन में क्या होता है, सिर्फ इतना हुआ था कि एलिमेंट्स को मेटल नॉन मेटल में क्लासीफाई कर दिया गया था, और मेटल को कहा गया था इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल को कहा गया था इलेक्ट्रोनेगेटिव। बस इनका डिमेरिट्स क्या था, बड़ा सिंपल था। क्या उस टाइम में मेटोलाइट का कुछ इन्होंने कहा नहीं, यानी कि मेटोलाइट के बारे में कुछ नहीं कहा इन्होंने। यानी कि मेटोलाइट का जब डिस्कवरी हुआ तो ये जो पार्ट होगा कि सिर्फ आपने मेटल्स को किसमें, ये एलिमेंट्स को किसमें क्लासीफाई किया, मेटल नॉन मेटल, ये तो रॉन्ग हो जाए फिर, क्योंकि मेटल नॉन मेटल मेटोलाइट तीनों आना चाहिए था यहाँ पे। आ रही बात समझ में? इसीलिए इनको भी हटा दिया गया। और हम लोग नेक्स्ट दो बर्नियराइट्स तो ये थे। नेक्स्ट तो यहाँ पे ही अरेंज द एलिमेंट्स इनटू सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स, यानी कि इन्होंने क्या किया, एक सेट बनाया जिसमें 3 एलिमेंट्स को रखा। जैसे एक सेट हम मान लेते हैं यहाँ पे लिथियम पोटेशियम और लिथियम सोडियम पोटेशियम में। लिथियम का एटॉमिक मास हमने लिया 7, पोटेशियम का एटॉमिक मास लिया हमने 23। इन दोनों को ऐड किया, ऐड करके बाय 2 किया। एवरेज तो ऐसे ही निकालते हैं, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास 7 प्लस 39 ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय कितना ऑब्जर्वेशन 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये एवरेज आ जाएगा हमारा 23। और ये जो 23 आएगा ना, ये मिडिल एलिमेंट्स का एटॉमिक मास आएगा। वाओ, अमेजिंग। उसी तरीके से यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। यहाँ पे इसका एटॉमिक मास 40, इसका एटॉमिक मास यहाँ पे 137, इसको ऐड करके बाय 2 क्या हमें, तो 88 आ गया। तो जो कि स्ट्रोंशियम जो कि मिडिल एलिमेंट्स है इस सेट का, तो उसका एटॉमिक मास आ गया। इन्होंने ये कहा, यहाँ पे भी सेम चीज एप्लीकेबल हो रहा है। डिमेरिट्स क्या था इनका, लिमिटेशन, ऑल एलिमेंट डज नॉट फॉलो द ट्राइड्स रूल, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स फॉलो नहीं कर रहे हैं ट्राइड्स रूल को। जैसे फॉर एग्जांपल कौन फॉलो नहीं कर रहा, जैसे ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो फ्लोरीन का कितना है एटॉमिक मास 19, ब्रोमीन का 80, इन दोनों का सम बाय 2 कर दो 49.5, जो कि यहाँ पे 30 नॉट इक्वल टू किसके बराबर नहीं है, 35.5 के बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं तो यहाँ पे रॉन्ग आ गया, लिमिटेशन में आ जाएगा। हाँ, ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स ओनली इन अ ग्रुप, और इन्होंने एलिमेंट्स को सिर्फ ग्रुप वाइज ही अरेंज किया था। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव नाम से समझ में आ रहा है 8, ऑक्ट का मतलब होता है 8। ठीक है, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट व्हिच कोरिलेट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक मास। तो यानी ये पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एलिमेंट्स को कोरिलेट किया था, कैसे, एटॉमिक मास। अकॉर्डिंग टू हिम, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, देन हर, यानी कि अगर हम एटॉमिक मास के एलिमेंट को कैसे अरेंज करें, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हर एक 8वां एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टी को शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो जो 8वां एलिमेंट है इसका सोडियम, तो ये अपने लिथियम का प्रॉपर्टी शो करेगा। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके ना। इसी तरह से लेट्स सपोज बेरिलियम से हम काउंट करते हैं, तो बेरिलियम, तो यहाँ पे बेरिलियम से काउंट करने पे बेरिलियम यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि मैग्नीशियम जो है वो अपने बेरिलियम यानी फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी शो करेगा। इसी तरह से बोरॉन को मान लेते हैं फर्स्ट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एल्युमिनियम जो होगा वो बोरॉन के प्रॉपर्टी को शो करेगा, सिमिलर प्रॉपर्टी होगा इसका मतलब। तो इस तरीके का, तो ये अच्छी बात थी। तो इन्होंने ये कहा था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में सिर्फ इतना सा है कि भाई जब एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं, तो हर एक 8वां एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टी को शो करता है। सिंपल सी बात है। अब सोडियम को अगर हम फर्स्ट मान लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि पोटेशियम 8वें नंबर पर आ रहा है, यानी ये अपने पहले एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को शो करेगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है ना, यानी कैल्शियम था। तो इनका लिमिटेशन में क्या आ जाता है, तो अच्छा ये एक और चीज कि ये म्यूजिकल नोट को फॉलो करता है। यानी कि म्यूजिकल नोट को फॉलो करने का मतलब क्या है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा, ऐसे है ना म्यूजिकल नोट, तो उसी पे जैसे सा रे गा मा पा धा नी फिर सा, यानी कि हर एक 8वां पहले का प्रॉपर्टी शो करेगा, उसी पे उसी म्यूजिकल नोट की तरह काम कर रहा है। तो कहने का मतलब बस यही सिंपल सी बात है और कुछ नहीं। नेक्स्ट मेरिट्स, डिमेरिट्स, यानी कि लिमिटेशन और एडवांटेजेस देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे इसका पहले मेरिट्स खूबी देख लेते हैं। खूबी क्या है, दिस लॉ गिव्स द बेसिस ऑफ फॉर अ क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑन अ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, इट लॉजिकली रिलेट्स द एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक मास। डिमेरिट्स क्या था, इट वर्क्स वेल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स, दैट इज अप टू कैल्शियम तक ही वही वैलिड था।
नथिंग सेज अबाउट द इनर्ट गैस, यानी कि इनर्ट गैस के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या कहा गया, 18वें ग्रुप। इनर्ट गैस को ही कहा क्या, कौन सा ग्रुप कहा जाता है, 18वां ग्रुप। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम आएंगे जहाँ पे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ऑर्गेनिसन है। ठीक है, ये टोटल कितने एलिमेंट्स, 7 एलिमेंट्स। ठीक है, किसमें, 18वें ग्रुप में। इसी को कहा जाता है इनर्ट गैस एलिमेंट। ठीक है ना, इनर्ट गैस एलिमेंट। ठीक है ना, याद रहेगा। चलो, तो ये हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आके देखेंगे। फिलहाल बस अभी मैंने बता दिया, एज ए मन किया बस बता दिया। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं लोदरमेयर क्लासिफिकेशन पे। लोदरमेयर क्लासिफिकेशन में पहला पॉइंट तो ये याद रख लो कि पहले ऐसे साइंटिस्ट थे, यानी कि इकलौते ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को कोशिश किया था रिप्रेजेंट करने, किस पे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया था, यानी एलिमेंट्स ग्राफिकली। कैसे, देख लो, मैं कुछ बना दे रहा हूं, देखो पहाड़ देख रहा हूं, देखो ऐसे ही था, ऐसे ही ये चलते जा रहा था। तो ये जो टॉप दिख रहा है जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट, ये क्या है, पहाड़ का टॉप मोस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्रस्ट। तो ये जो क्रस्ट था, जैसे यहाँ पे ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये, तो इन्होंने ये कहा था कि ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, ग्राफ का सिमिलर पोजीशन सिमिलर एलिमेंट्स को शो करता है, कर रहा था। ठीक है, जैसे टॉप पोजीशन आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाला है। ठीक है ना, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या था कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये देख लो सिमिलर पोजीशन पे भी है, सिमिलर एलिमेंट है, और सिमिलर पोजीशन पे भी, देख लो, दिख रहा। उसी तरीके से फिर यहाँ पे इसी तरीके से जैसे हेवी जो भी मेटल थे वो कहाँ पे, जैसे मेटलॉइड हो गया, ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया, ये सब कहाँ पे, ये सब टॉप, यहाँ पे इसको बोलते हैं ट्रफ, जो बॉटम मोस्ट साइड है ये वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ। ठीक है, तो यहाँ पे तो इस तरीके से कुछ ऑब्जर्वेशन था, यानी कि क्या क्या पॉइंट याद रखना वो याद रख लो। लोदरमेयर क्लासिफिकेशन क्या था, लोदरमेयर पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने क्या किया था कि एलिमेंट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी, यानी कि एलिमेंट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था। ठीक है ना, और किसी किसी बीच में ग्राफ था तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पे वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम, और यहाँ पे एटॉमिक मास विद डेंसिटी ऑफ एलिमेंट के बीच का ये दो ग्राफ था। और ये इन दोनों के बीच का ये ग्राफ सिंपल सा था कि इस ग्राफ में ये शो हो रहा था कि भाई जैसे टॉप पोजीशन जिसको क्रस्ट बोलते हैं, तो क्रस्ट पे कौन था, सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स। फिर जैसे ये पोजीशन है, जैसे ये पोजीशन, तो यहाँ पे सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स। ठीक है ना, सिमिलरली यहाँ पे, तो यहाँ पे सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स, यानी कि ग्राफ का सिमिलर पोजीशन पे सिमिलर एलिमेंट्स थे, यानी कि ये करेक्ट ग्राफ था, ग्राफिकली करेक्ट रिप्रेजेंट हो रहा था। फिर हटा क्यों दिया गया इनको, आगे बढ़ाया क्यों नहीं गया, ये सब बात हम थोड़ी देर में करेंगे। ठीक है ना, यानी कि मेरिट्स डिमेरिट्स की बात बाद में करेंगे। देखो ऑब्जर्वेशन क्या था कि एलिमेंट्स हैविंग अ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइज अ सिमिलर पोजीशन ऑफ द कर्व। वाओ, अल्केली मेटल्स ऑक्यूपाइज द टॉप पोजीशन, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, ऑफ द कर्व, यानी कर्व जो टॉप पोजीशन था वहां पे। ठीक है ना, क्या था, अल्केली मेटल। अल्केली मेटल किसको, जैसे अल्केली मेटल में कौन आ जाएगा, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, अल्केली मेटल, अल्केली अल्केली मेटल, इसमें कौन आ जाएगा आपका, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, याद रहेगा। तो ये आपके अल्केली मेटल्स हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारे अल्केलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्यूपाइज पोजीशन इन द पोजीशन ऑर्डर, कहां पे, देखो मेटल्स ऑक्यूपाइज द पोजीशन इन द पोजीशन ऑर्डर ऑफ द कर्व, यानी कि आप देखो ये कहां पे ऑक्यूपाई कर रहे थे। इसी तरह से हेलोजन ऑफ पोजीशन इज असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अल्केलाइन अर्थ मेटल कहां था, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर में कौन थे, यहाँ पे आपके हेलोजन फैमिली, यानी कि हेलोजन फैमिली में कौन कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, टेनेसाइन, तो ये आ जाते हैं हमारे। तो ये जैसे पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होगा वहां पे बात करेंगे। फिलहाल इतना याद रख लो, अल्केली मेटल ग्रुप 1 को बोलते हैं, अल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 को बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप 17 को बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, अगर याद रखना चाह रहे हो तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 17 अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बाकी हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, हेवी मेटल्स लाइक मेटोलाइट्स ऑक्यूपाइज द बॉटम, जैसे ट्रफ किसको बोलते हैं, जो नीचे वाला पार्ट होता है ये। ठीक है ना, मेटोलाइट ऑक्यूपाइज पोजीशन एट ट्रफ ऑफ द कर्व। ठीक है, याद रहेगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत अच्छा।
इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना, याद रखना। कंक्लूजन क्या था यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन ही कंक्लूडेड दैट एटॉमिक वॉल्यूम व्हिच इज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, यानी कि सिंपल सा इनके अकॉर्डिंग पीरियोडिक फंक्शन क्या था, यानी कि किस हिसाब से अरेंज था एलिमेंट, एटॉमिक मास के बेसिस पे, ठीक है ना, पीरियोडिक फंक्शन का एटॉमिक मास था, ये याद रखोगे। जो पहले थे ना मेंडलीव तक, वो एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे, एलिमेंट की बात कर रहे थे, ठीक है ना, ये याद रखना। तो उनका पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक मास था, सिंपल। मेरिट्स क्या था, यानी कि खूबी क्या था, यानी कि ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था ग्राफिकली, ठीक है ना, एलिमेंट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था, ये बहुत मतलब अच्छी बात है। लेकिन इनको हटा मतलब कि लिमिटेशन का क्या आ गया, तो लिमिटेशन क्या क्या आ गया वो डिमेरिट्स में हम देख लेते हैं। डिमेरिट्स में क्या क्या, लैक ऑफ प्रैक्टिकली यूटिलिटी, मतलब कि बाबा अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ेंगे तो ग्राफ का ये जो पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट है तो ये भी बढ़ेगा, अब ये बढ़ेगा तो ग्राफ बड़ा होता चला जाएगा, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ेगा बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्राफ को मतलब प्रैक्टिकली यूज करना मतलब काफी मतलब मुश्किल है और काफी कंफ्यूजिंग भी होगा, ये काफी कंफ्यूजन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, सबके बस की बात नहीं होगा रीड करना इसको। फिर यहाँ पे डिफरेंट कर्व फॉर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, यानी कि हर जो अलग अलग कर्व है वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो यहाँ पे और दिक्कत वाली बात हो जाएगी। सो इसीलिए बस इनको कहा गया, हो गया बस। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। तो फिर यहाँ पे एक और अलग साइंटिस्ट है मेंडलीव, तो यहाँ से क्वेश्चन अच्छा अच्छा बनना शुरू हो जाता है यार, जिनके सिलेबस में है उनका कोई दिक्कत ही नहीं, उनका तो मतलब अच्छा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, जिनके सिलेबस में नहीं कोई बात नहीं, चिल्ड करो, बस नॉलेज के लिए पढ़ो। तो यहाँ पे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल यहाँ से इंपॉर्टेंट है, जिनके सिलेबस में है यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें इज बेस्ड ऑन, तो यहाँ पे पहली बात क्या याद रखना है कि पीरियोडिक फंक्शन इनका क्या था, तो पीरियोडिक फंक्शन इनका था एटॉमिक मास, ठीक है, यानी कि एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में, मास यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था, किसके बेसिस पे, एटॉमिक मास के बेसिस पे। तो याद रखना एटॉमिक मास के बेसिस पे, ठीक है ना, मेंडलीव ने क्या किया था, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था या फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। उस टाइम में नियरली कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, 63 एलिमेंट्स ऑलमोस्ट डिस्कवर हो चुके थे, ठीक है ना, याद रहेगा। तो क्या क्या पॉइंट्स है, तो पॉइंट्स ये कि उस टाइम तक लगभग 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। पीरियोडिक फंक्शन इनके अकॉर्डिंग क्या था, एटॉमिक मास था, और एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया था मेंडलीव ने। और इन्होंने ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बात कहा था कि कितने 7 हॉरिजॉन्टल रोज, यहाँ पे इनटू 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 9 वर्टिकल कॉलम्स और अ ग्रुप और अ फैमिली, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इन्होंने मतलब कि कितना वर्टिकल लाइन लिया और कितना हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो 7 हॉरिजॉन्टल लाइन लिया और 9 जो है वर्टिकल कॉलम्स, यानी कि वर्टिकल कॉलम्स लिया, हॉरिजॉन्टल रोज वर्टिकल कॉलम्स, 7 हॉरिजॉन्टल रोज 9 वर्टिकल रोज, याद रहेगा। ओके चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो है 7 हॉरिजॉन्टल रोज लिया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इसका नाम दिया, राइट। 9 वर्टिकल कॉलम्स जो लिया उन्होंने, तो 0 से लेकर के 0 1 से लेकर के 8 तक रोमन में, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और 8 ग्रुप इसको छोड़ दो, ठीक है, ये कॉलम को छोड़ दो, तो बचा कितना 1 से 7, 1 से 7 तक को फिर फर्दर इन्होंने ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटा, ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटा। तो ग्रुप ए को फिर जाहिर सी बात है, ग्रुप ए ग्रुप बी का मतलब क्या, 1 से लेकर के 7 तक फिर ए लगा, 1 से 7 तक फिर बी बी करके लगेगा, तो ये 2 ग्रुप, तो यानी ये 7 ये 7 ये 1 ये 3, 8th जो ग्रुप था यानी कि 8वां ग्रुप को फिर फर्दर इन्होंने 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया। तो टोटल कितने होगा, तो इनके अकॉर्डिंग तो 9 वर्टिकल कॉलम्स थे, बट ये फर्दर क्लासिफिकेशन से क्या हो गया, देखो 7 दूना 14, 1 15 और 3 18 ग्रुप टोटल बने, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ेंगे, अभी मॉडर्न में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रुक जाओ थोड़ी देर। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि यार अगर कोई पूछे आपसे कि मेंडलीव के अकॉर्डिंग या फिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने हॉरिजॉन्टल रोज थे, तो 7, कितने वर्टिकल कॉलम्स थे, तो 9, ये याद रहना चाहिए। फिर उन्होंने 1 से 7 तक को कितना में क्लासिफाई किया, 2 ग्रुप में, ग्रुप ए और ग्रुप बी में, ठीक है। और आठवां ग्रुप था उनके अकॉर्डिंग, 8वां जो कॉलम्स था उनके अकॉर्डिंग उनको फिर फर्दर 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया और एक था 0, ये याद रहेगा। चलो बाकी हम लोग ये यहाँ पे फिर दोबारा आएंगे जब मॉडर्न पढ़ लेंगे, तो थोड़ी देर के लिए बढ़ते हैं आगे। तो वही पॉइंट सारा लिखा हुआ है भाषण में। भाषण क्यों बता रहा हूँ, भाषण इसलिए बताओ ताकि मुझे लिखने में एक तो टाइम ना लगे, समझाने में मतलब आसानी से समझा दूंगा, और नोट्स भी अच्छा आपका प्रॉपर तरीके से बन जाए, ठीक है।
ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू अ 2 ग्रुप्स, यानी कि आपका किसको छोड़ करके 0 कॉलम और 8th कॉलम को छोड़ करके जो 1 से लेकर के 7 तक बचे थे उसको दो ग्रुप में फर्दर क्लासिफाई किया गया, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए को कहा गया मेन एलिमेंट्स या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स, दैट इज एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम उसको बोलेंगे एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ग्रुप बी ट्रांजिटिव एलिमेंट्स, जिसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। थोड़ी देर में हम पहुंचते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट मेरिट्स, इसका खूबी क्या था, देखो मैं बहुत कुछ इनका मेरिट्स है वो मैं 1 by 1 बता दे रहा हूँ। पहला, ही हैज सिंप्लीफाइड एंड सिस्टमाइज स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स को काफी सिस्टमेटिकली इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, बहुत गजब वाली बात थी। आज जबकि उस टाइम में 63 ऑलमोस्ट एलिमेंट आ चुके थे, सोचो। दूसरा, ही लेफ्ट सम वेकेंट पोजीशन, यानी कि इन्होंने कुछ पोजीशन को खाली तक छोड़ दिया। आजकल देखोगे तो इतना मतलब कोई ईमानदार नहीं है, जैसे कि कुछ ढूंढ लिया फिर नेक्स्ट में कुछ और भर दिया, भले ही उनको डिस्कवरी पता है नहीं पता है, उसका नॉलेज है नहीं है, पर फिर भी कोशिश करते हैं कि मतलब कुछ भी कर दे। लेकिन इन्होंने कुछ वेकेंट पोजीशन को छोड़ दिया, ठीक है ना, कि भाई यहाँ पे तो ये आ चुका है, डिस्कवर हो चुका है, पर ये बंदा अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, ये एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुआ है। तो जब डिस्कवर हो जाएगा तो यहाँ पे फ्यूचर में ये एलिमेंट आकर के यहाँ पे रखा जाएगा, इस एटॉमिक मास का, इस एटॉमिक नंबर का, इस पोजीशन पे आकर के रखा जाएगा। तो ये जगह को मैं खाली छोड़ दे रहा हूँ, इसके बाद वाली जगह को मैं भर दे रहा हूँ। सोचो, ये था, यानी कि मतलब गजब बात है। तो कौन कौन सी जगह को वेकेंट छोड़ा गया था, खाली छोड़ा गया था, वो देख लो। ई का एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद वाला यानी कि गैलियम, उसकी जगह पे अभी कौन आया, गैलियम। ई का बोरॉन, इसकी जगह पे कौन आया, स्कैंडियम। ई का सिलिकॉन, इसकी जगह पे कौन आया था, जर्मेनियम। ई का मैग्नीज, इसकी जगह पे कौन आया था, टेलोरियम। तो ये 4 जगह था वेकेंट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि मेंडलीव से क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूमेरिक्स के तौर पे याद रखोगे तो कैसे, एलिना गाएगी बीएससी में नहीं, सीधा गाएगी एमटेक में नहीं, एम्स में, ठीक है। तो ये जो रेड दिख रहा है ये आपको उसका, जैसे ये एल एल्युमिनियम आ गया, जी गैलियम आ गया, बी बोरॉन आ गया, एस सी स्कैंडियम आ गया, एस आई सिलिकॉन आ गया, जी ई जर्मेनियम आ गया, मैग्नीज आ गया, टी ई टेलुरियम आ गया, ठीक है। तो याद रहेगा। चलो नेक्स्ट, और क्या काम किया था इन्होंने, अच्छे काम किया था इन्होंने। और क्या किया था, जैसे कई एलिमेंट्स के मास इनकरेक्ट थे, उनके मास को करेक्ट किया इन्होंने। कैसे, जैसे बेरिलियम का मास था 13.5 पहले, लेकिन मेंडलीव ने इसके मास को 9 करेक्ट किया, जो कि करेक्ट मास है इसका 9। कैसे, एटॉमिक वेट इक्वल्स टू एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, चिल्ड करो, वो हम लोग मोल कांस्टेंट में पढ़ लेंगे, एन फैक्टर भी वहीं पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो इसको चिल्ड करो, बस इतना याद रखो कि एटॉमिक वेट जो होता है वो इक्वल्स टू एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट वेट होता है, ठीक है, याद रहेगा। चलो अब यहाँ पे देख लो, जैसे एटॉमिक मास ऑफ, जैसे यहाँ पे बेरिलियम का क्या आएगा, एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम 2 इंटू एन फैक्टर। तो एन फैक्टर बेरिलियम का 2 होता है, ग्रुप 2 का एलिमेंट्स प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, ठीक है। तो एन फैक्टर यहाँ पे इसका क्या है, 2 है, इनटू 4.5, इक्विवेलेंट वेट 4.5 है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो 9 आ जाएगा। तो करेक्ट मास इसका क्या है, 9। तो इन्होंने कई मास को करेक्ट किया था, वो कौन कौन सा मास है, कौन कौन सा एलिमेंट है जिसके मास को करेक्ट किया था। बेरिलियम हो गया, यूरेनियम हो गया, इंडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया। तो यूं बेईमान इंसान प्लेटिनम गोल्ड चुराते हैं, यूं बेईमान इंसान प्लेटिनम गोल्ड चुराते हैं। तो इसका न्यूमेरिक्स हो गया, ये इसका 5 एलिमेंट्स हैं जिसका मास इन्होंने करेक्ट किया था मेंडलीव ने, ठीक है। करेक्ट कितना करके कितना किया था ये कोई नहीं पूछेगा, कौन कौन सा एलिमेंट करेक्ट किया था ये पूछा जा सकता है, ठीक है। 4 ऑप्शन देकर के कोई एक एलिमेंट होता है, या फिर चारों ऑप्शन देकर चारों पूछ, मतलब इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डिमेरिट्स, लिमिटेशन क्या है बाबा, लिमिटेशन, नॉट से एनीथिंग अबाउट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। आप एक बात बताइए, ठीक है ना, आप एक बात बताइए, हाइड्रोजन का भी हमने 3 आइसोटोप देखा, 1 1 1 1 2 2 3, हाइड्रोजन ड्यूट्रियम ट्रिटियम। अब आप एक बात बताइए, अगर मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हो, ठीक है ना, तो देखो हाइड्रोजन का मास कितना है 1, ड्यूट्रियम का 2, ट्रिटियम का 3, तो ये तो मास डिफरेंट है ना, तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ोगा नहीं, इसका पोजीशन भी आपको अलग अलग छोड़ना चाहिए था पीरियोडिक टेबल के अंदर, यानी कि हाइड्रोजन का 3 पोजीशन बनना चाहिए था। इसी तरीके से ऑक्सीजन का हम जानते हैं कौन कौन सा होता है, 16 18, कार्बन का 12 14, यानी कि ऑक्सीजन का भी 2 जगह होना चाहिए था, क्योंकि मास डिफरेंट है तो मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो ये ऑर्डर होना चाहिए था, ये ऑर्डर होना चाहिए था, इस तरह का, यानी कि आइसोटोप का भी पोजीशन आपको छोड़ना चाहिए था, राइट, जो कि ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। सो ये लिमिटेशन में आ गया। दूसरा,
इन्होंने नो सेपरेट पोजीशन, तो ये तो हो गया। यानी कि हाइड्रोजन के बारे में इन्होंने कोई फिक्स पोजीशन नहीं बोला, मतलब कि ना तो ग्रुप हाइड्रोजन जो होता है ग्रुप 1 का भी प्रॉपर्टी शो करता है और ग्रुप 17 का प्रॉपर्टी शो करता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये ग्रुप 1 ग्रुप 17। सो तो यहाँ से बात ये हो गया कि भाई आपका जो प्रॉपर्टी ये दो दो ग्रुप का प्रॉपर्टी शो कर रहा है हाइड्रोजन, उसका कोई फिक्स पोजीशन आपने नहीं बताया। ठीक। दूसरा यही जो अभी हमने बोला कि आइसोटोप का भी पोजीशन होना चाहिए था अलग अलग, वो भी नहीं किया। तीसरा, मेंडलीव कुड नॉट एक्सप्लेन अ काउज ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी के बारे में भी कुछ नहीं कहा कि कुछ जब कुछ देर बाद, जैसे कि हम जानते हैं जैसे लिथियम हो गया, लिथियम के बाद बेरिलियम होगा, बोरॉन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा नियॉन, उसके बाद फिर आएगा आपका जो सोडियम, तो वो आपका फिर लिथियम का प्रॉपर्टी शो करेगा, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये क्या एक पीरियड है, हर एक पीरियड के बाद आपका मतलब एक पीरियड चल रहा है कि एक दो बात जाने का फिर ये सेम चीज चल रहा है। जैसे ग्राफ यहाँ से है, तो हम जब ग्राफ में चल रहे हैं तो फिर उसका सेम पोजीशन आ रहा है, फिर तो चल रहा है तो फिर सेम पोजीशन आ रहा है, तो इसी को पीरियड कहा जाता है। यानी कि एक टाइम, जैसे पेंडुलम होता है, पेंडुलम, ठीक है ना, इसी को, तो यानी कि एक टाइम बाद वो रिपीट करे सिमिलर प्रॉपर्टी, तो यही इसका पीरियोडिसिटी। इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, कि जो सिमिलर एलिमेंट है वो डिफरेंट पोजीशन पे है और डिसिमिलर एलिमेंट सेम पोजीशन पे है, तो इस तरीके का भी बात हो गया। जैसे आप एक बात बताइए, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, हम जानते हैं एटॉमिक नंबर इसका 18, 19, 20, एटॉमिक मास हम जानते हैं इसका 40, 39, 40 ये होता है। अब आप बताइए कि अगर मेंडलीव के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आर्गन का मास कितना है 40, तो 40 है तो इसको बाद में आना चाहिए था और पोटेशियम को पहले आना चाहिए था, राइट, ये ऑर्डर होना चाहिए था मेंडलीव के अकॉर्डिंग। पर मेंडलीव के अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या था, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, जो कि करेक्ट ऑर्डर था, आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यही ऑर्डर है। पर मेंडलीव ने अगर यही ऑर्डर दिया तो मास, जबकि पीरियोडिक टेबल को आपने मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था, तो आप बताइए आर्गन पहले कैसे आ गया पोटेशियम से, जबकि पोटेशियम का मास कम है 39 है, तो 39 को तो पहले आना चाहिए था, बट बाद में क्यों आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर, जबकि ये करेक्ट भी है, पर बाद में क्यों? आपका जो मेथड बोल रहा है कि एटॉमिक मास के बेसिस पे, तो एटॉमिक मास वाला बाद में कैसे आ गया, 39 कम मास है ना, तो बाद में कैसे आ गया, नहीं आना चाहिए था, तो ये भी एक लिमिटेशन में आ गया, तो ये पोजीशन भी गड़बड़ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, ठीक है। तो वही चीज, कौन कौन सा पोजीशन गड़बड़ है, तो जैसे आर्गन, क्रिप्टन का, आर्गन का कितना है 40 मास और इसका 39, तो ये मास, ये अकॉर्डिंग टू मेंडलीव के अकॉर्डिंग गड़बड़ है, ये ऑर्डर ठीक है पर मास का ऑर्डर गड़बड़ है, ठीक है। इसी तरह से टेरिडियम, इंडियम, थोरियम, फिर यहाँ पे पोलोनियम, फिर यहाँ पे कोबाल्ट, निकल, तो ये है। इसको शॉर्टकट में याद रख सकते हो, अरबाज खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी कोक नहीं, पीना है पी वरना जा। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट टॉपिक है आज का, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस लेक्चर का। यार लेक्चर अगर स्लो लगे तो फास्ट कर लिया करो, फास्ट लगे तो स्लो कर लिया करो, सब अवेलेबिलिटी आपको वक्त पे सारा लेक्चर मिल जाया करेगा, पीडीएफ में दे दिया करूंगा, वेबसाइट पे चले जाया करो, वेबसाइट पे जाना ना भूले, www, अगर सर्च नहीं करना है कोई बात नहीं है, www, अगर ये नहीं करना कोई बात नहीं, पर यहाँ पे ये JNG अकेडमी सर्च मारोगे, JNG अकेडमी, JNG अकेडमी सर्च मारोगे .com, आपको वेबसाइट दिख जाएगा। उस वेबसाइट पे बहुत सारा चीज धीरे धीरे अवेलेबल, जितना अभी है वो बहुत, और धीरे 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 करके रोज इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग इसमें हेल्प करें, हेल्प इतना कर सकते हैं कि जो आपकी काम का है उसको पढ़ें, और पसंद आए तो यार जरूर कमेंट किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, फॉलो करें हमें, तो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम आपके ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से मोटिवेटेड रहें और आपकी हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, ठीक है ना, बिल्कुल बिना किसी लालच के, ठीक है ना। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसी का दूसरा नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसी का दूसरा नाम है मॉजले पीरियोडिक टेबल, या फिर इसी का दूसरा नाम है बोहर पीरियोडिक टेबल, सारा नाम इसी का। क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब बना है ना भाई, तो बहुत का कंट्रीब्यूशन है, बहुत 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 लोगों का कंट्रीब्यूशन है इसमें, इसीलिए सबका नाम आ जाता है। अरे बस, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ऐसे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ बोला था, इसी को मॉजले, इसी को बोला था बोहर। मॉजले पीरियोडिक टेबल क्यों बोला था, मॉजले पीरियोडिक टेबल इसलिए बोला था क्योंकि मॉजले ही ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, जो मेंडलीव ने जो ऑर्डर इतना गड़बड़ किया, लिमिटेशन इतना सारा आया, तो उसको दूर किया। कैसे? उन्होंने ऑर्डर क्या लिया कि एटॉमिक मास को हटा करके, एटॉमिक मास को इन्होंने हटा करके किसका ऑर्डर लिया, एटॉमिक नंबर का।
एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया, सारा प्रॉब्लम सॉल्व, और जो मेंडलीव का लिमिटेशन था वो भी खत्म। तो इसीलिए मोज़ले साहब का नाम आता है। बोहर साहब का क्यों नाम आता है? सॉरी, बोहर पीरियोडिक टेबल, बोहर नाम क्यों आया? बोहर नाम इसीलिए आया क्योंकि जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना तो उसमें क्वांटम नंबर आने वाला है, मतलब और भी चीज आने वाला है उसमें। तो उसमें जब देखोगे ना तो मतलब कि पीरियोडिक टेबल में बहुत कंट्रीब्यूशन होने का, ठीक है। तो इसीलिए बोहर पीरियोडिक टेबल, बोहर नाम भी आया, ठीक है। तो मैं देख ले रहा हूँ थोड़ा सा आगे। बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट मोज़ले proposed modern periodic laws which state that physical and chemical properties of element are a periodic function. periodic function इन्होंने क्या लिया? atomic number लिया था। if elements are arranged in the increasing order of their atomic number, यानी Z से शो करते हैं उसको, then after a regular interval element with a similar properties are repeated, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने पीरियोडिक फंक्शन क्या लिया था? एटॉमिक नंबर लिया था, ठीक है। दूसरा पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है यार? इसका पीरियोडिसिटी का मतलब ये होता है रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर इज नोन एज पीरियोडिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट, काउज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी के काउज क्या था? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? सिमिलर था। अब इसकी बात कहाँ करेंगे? यहाँ भी बात करेंगे और इसकी बात एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नोट, देखो जो सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ उस सीक्वेंस में पढ़ो, ठीक है ना। वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक देखा करो, जो बात उसमें बोल रहा हूँ सारे को फॉलो करो। आप जरूर बेस्ट करोगे। अगर नीट का एग्जाम दे रहे हो तो नीट में, जेई का एग्जाम दे रहे हो तो जेई में, आईआईटी का एग्जाम दे रहे हो तो आईआईटी में, यानी आपके सिलेबस में अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो है तो आप बेस्ट करोगे इसमें। अगर मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देख रहे हो, जो बोल रहा हूँ फॉलो कर रहे हो, क्वेश्चन सारा कर रहे हो तो जरूर करोगे, ठीक है। नोट करके यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या है? 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, जो कि मेंडलीव में भी था, अच्छी बात है। इसको नाम दिया गया था पीरियड। 18 कॉलम्स है, जो कि मेंडलीव में भी था। 18 कॉलम्स आ रहा था, मैंने बताया था ना, मैं बाद में फिर आऊंगा उस पर, मेंडलीव में अभी जाऊंगा। 18 कॉलम्स थे, जो कि जिसको ग्रुप कहा गया, ठीक है। कंट्रीब्यूशंस ऑफ लॉट्स ऑफ साइंटिस्ट, एग्जांपल्स बोहर, रेंज, वार्न, बैरी एटसेट्रा। बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है इसमें। दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज आल्सो नोन एज बोहर पीरियोडिक टेबल। क्यों? बिकॉज इट फॉलोज द बोहर स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स फॉर इनटू 4 टाइप्स, जैसे एसपीडीएफ, ठीक है ना, इसीलिए आ रही बस। नेक्स्ट यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हम लोग शक्ल देख लेते हैं, शक्ल सूरत देख लेते हैं, ठीक है। कैसा है शक्ल सूरत वो देख लेते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो ये शक्ल है। 18 ग्रुप हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया 18 ग्रुप। 7 1 2 3 4 5 6 7 हॉरिजॉन्टल जिसको पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पे 7 पीरियड हो गया, याद रहेगा। चलो, तो 7 पीरियड जो कि हॉरिजॉन्टल रोज है, और 18 वर्टिकल रोज जिसको ग्रुप कहा गया। अच्छा, यहाँ पे मेंडलीव भी रिप्रेजेंट हुए हैं क्या? हाँ, देखो मेंडलीव साहब कैसे रिप्रेजेंट हुआ। फर्स्ट ए, यानी कि रोमन में जो फर्स्ट था, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, 4 ए, 5 ए, 6 ए, 7 ए। तो ये तो 7 हो गया उनका। ए वाला, ए ग्रुप वाला 7, एक से लेकर के 7 वर्टिकल कॉलम। चलो, अब जो एक बी वाला आया एक से, तो फर्स्ट बी देखो 11वें ग्रुप से, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 11वें ग्रुप से स्टार्ट होता है। फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड बी, 4 बी, 5 बी, 6 बी, 7 बी हो गया बी वाला। यहाँ पे 11 ग्रुप से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में के 11वें ग्रुप से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे थर्ड ग्रुप पे आकर के फिर यहाँ पे 3B, 4B, 5B, 6B, 7B हो गया। फिर मैंने कहा था कि 8वां ग्रुप जो तुम्हारा मेंडलीव के अंदर जो 8वां ग्रुप, उसको फर्दर 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया था, 8 9 10, ठीक है। तो ये 8 9 10 हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। 8वां ग्रुप, 9वां ग्रुप, 10वां ग्रुप को ही मेंडलीव में 8वां ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और जो 0 ग्रुप था तो वो आ गया हमारा यहाँ पे 18 ग्रुप। तो 18 ग्रुप को 0 ग्रुप भी कहते हैं, 18 ग्रुप भी कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं, नोबल ग्रुप भी कहते हैं, इनर्ट ग्रुप भी कहते हैं। तो बहुत सारे ग्रुप इसके नाम है, ठीक है। तो सारे नाम आप याद रखना जरूरी नहीं, पर इतना रहो कि हाँ भाई ये क्या है, ये क्या है, ठीक, बस इतना याद रहना चाहिए। बस आपके क्वेश्चन बनेंगे, जब क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे ना तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ याद रखना है, क्या नहीं याद रखना है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। जब PYQs वगैरह और भी चीज़ करेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि भाई क्लैरिटी आएगा कि भाई हाँ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखा करो, ठीक है। और स्लो लगे तो 2x पे देख लिया करो,
और फास्ट लगे तो स्लो कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और क्या, ठीक है। मेंडलीव पे वैसे बोला तो वापस आऊंगा, पर मैंने सब चीज समझा ही दिया तो वापस आने की जरूरत है नहीं, देख लो वैसे बताया था ना। देखो 9 कॉलम्स थे, 9 कॉलम्स को 18 में बांटा गया, 18 ग्रुप, जिसको मॉडर्न में मैंने बोला था यही 18 ग्रुप कहलाता है मॉडर्न के अंदर। 0 को 18वां ग्रुप कहा गया, 1 से 7 तक ग्रुप ए और ग्रुप बी में जो बांटा गया था, तो वो देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे कौन कौन से आए थे, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट ए जो था वो क्या था, ग्रुप 1 था मॉडर्न के अकॉर्डिंग, ये ग्रुप 2 था, ये ग्रुप 13 था, ये ग्रुप 14 था, ये ग्रुप 15 था, ये ग्रुप 16 था, ये ग्रुप 17 था। आए बस, ग्रुप 18 था हमारा 0, ये तो हो गया। फिर ये क्या था, ये हमारा था ग्रुप, कौन सा ग्रुप था, ये हमारा 12 13, 13 के बाद हम आ गए थे फिर 3 पे, 4 5 6 7, और ग्रुप 18 जो था, ये ग्रुप 8वां वर्टिकल 8वां वर्टिकल कॉलम जो था मेंडलीव के अकॉर्डिंग, उसको फर्दर यहाँ पे 3 ग्रुप में बांटा गया। ये ग्रुप 9 था मॉडर्न के अकॉर्डिंग, ग्रुप 9, ग्रुप 10, ग्रुप 11, हो गया सारा ग्रुप कवर, 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ पे ये 8 कहीं पे छूट रहेगा यार, फर्स्ट भी 12 से 11 से स्टार्ट हुआ था, 11 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 12, यहाँ पे 3 4 5 6 7, ये हो गया। उसके बाद 7 के बाद 8 होगा ना, यहाँ 8 9 10 हो जाएगा, क्योंकि 11 तो यहाँ इंक्लूड हो गया, तो ये हो जाएगा। बस सिंपल है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ है, बस क्या इसको याद रखना है, एग्जैक्टली नहीं, एग्जैक्टली याद है, आपको वक्त के साथ याद हो जाए, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा, और हो गया 18 ग्रुप। बस इतना ही बोलना था कि 18 ग्रुप हो गया, 7 जो हॉरिजॉन्टल होता है वो यहाँ भी था और वहाँ भी मॉडर्न में भी, तो उसका दिक्कत है नहीं, ठीक है, तो याद रहेगा। तो बस इतनी सी बात थी, और कुछ नहीं। चलो क्लियर, तो थैंक यू सो मच।